नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम 100 MCQs का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यूपी टेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ से हर वो टॉपिक मैंने कवर किया है जहाँ से यूपी टेट में प्रश्न आते हैं। अगर आप यूपी टेट के अलावा किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये 100 प्रश्न की महामैराथन सीरीज है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण। छा जो हमारा होता है छात्राज्ञा श्रा, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जो छा है आधा का प्लस मूर्धन्य सा के मेल से बना हुआ है। मूल स्वर होते हैं 9 और घोष वर्ण होते हैं सा 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 ह। तालव्य होते हैं ई चा वर्ग या और शरीफा वाला सा। हिंदी शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है? तो छा किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का के बाद आता है, क्योंकि इसमें आधा का होता है। छा ये सामान्य व्यंजन है। त्रा ता और रा के योग से बना है। ज्या जा और यहाँ के योग से बना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये का वर्ग में आता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो इनमें से चा हमारा स्पर्श संघर्षी है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, दया प्लस आनंद। कपीस में प्रयुक्त संधि है कपी धन ईस, दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि है तो सदा धन एब वृद्धि संधि। जो वृद्धि संधि होती है उसमें दो मात्राएं हो जाती हैं, चाहे तो अ की होंगी या फिर औ की होंगी। पवित्र का संधि विच्छेद है पो धन इत्र बराबर पवित्र। 9 नंबर, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आगे बढ़ गए क्या? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है और जो कूल शब्द है। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय है तो धुंध प्लस ला प्रत्यय इसमें। 11 नंबर देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है। उसको और या फिर या बीच में लगाकर अलग किया जा सकता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या फिर पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विशेषता बताई जाती है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा होता है विशेष से। कर्मधारय समास में कारक चिन्ह संबंधित होते हैं, ये संबंध बताता है। दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। दस है आनंद जिसके अर्थात भाई रावण। बानर का तद्भव रूप है बंदर। बानर संस्कृत का तत्सम शब्द है और बंदर हिंदी में जो तद्भव है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम तत्सम है। खेत, दर्शन, कोट ये सब तद्भव है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। 18 नंबर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। स्त्रीत्व शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी, पहाड़, महिला, लड़की, पुरुष आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी का नाम राम, मोहन, सीता, गीता, आगरा, मथुरा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम।
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष है मुझे। मध्यम पुरुष में तुम आता है, अन्य पुरुष में वह आता है, वे आता है। निजवाचक में स्वयं या खुद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कारक की बात करें तो कारक होते हैं 8, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली सहायक क्रिया होती है। जैसे राम जाता है, राम जाता, जो मुख्य क्रिया हमारी हो गई जाता, और है सहायक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे मैंने राम से अपना काम करवाया, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के 4 भेद हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक, इसमें अपादान कारक है। संस्कृत में सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, करण से के द्वारा इसका चिन्ह होता है। जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, तो कलम में कौन सा कारक है, कर्ण। अधिकरण में पेपर, जैसे अंग्रेजी में होता है प्रीपोजिशन, तो में पेपर इसके चिन्ह होते हैं। जैसे पेन किताब पर रखा है, लड़का मेज पर बैठा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अधिकरण कारक होता है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची रसाल नहीं है, बाकी सब कमल के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। दृग आँख का पर्यायवाची होता है, और विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। स्थावर का विलोम क्या है, जंगम। चेतन का विलोम होता है जड़। गरिमा शब्द का विलोम लघिमा। अंधकार का प्रकाश। आगे देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द अभूतपूर्व। जो कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ उसको बोलते हैं। आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उज्ज्वल, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आने वाला शब्द है उज्ज्वल। उ आधा जा जो है डबल है, फिर वाह फिर ला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कब इत्री, कब इत्री। अगर पूछा जाए कवि का विलोम तो कवित्री, या कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। दोहा प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय तथा चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। और रोला ठीक इसका उल्टा होता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। जगनिक ने लिखा था परमाल रासो। नरपति नाल ने लिखा था खुमार रासो। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद बोला जाता है। इनकी मुकरियाँ या पहेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, सदुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी। सभी भाषाएं मिक्स थी। पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। कबीरदास की रचना का अगर हम बात करें तो बीजक, साखी, शबद रामायणी। तुलसीदास रामचरितमानस, बरबय रामायण, रामलला, नहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान अष्टक, ये सब तुलसीदास की रचना है। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी महाकाव्य के लेखक। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो ये
इनका प्रिय प्रवास, निराला जी की राम की शक्ति पूजा, महादेवी वर्मा यामा फेमस रचनाएं हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, हरबंसराय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक, इनकी मधुशाला बहुत ही फेमस पुस्तक है। और निराला, इन्होंने कविता को छंद से मुक्त किया था। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ? तो सुमित्रानंदन पंत को। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। आलोक का विलोम क्या है? तो अंधकार। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल यानी कि सिंह। अहि, सांप का पर्यायवाची हिरण, हिरण ही है। कुरंग मतलब कुरूप। तनु का पर्यायवाची शरीर। तन मन धन कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व। देव और असुर, तन मन और धन। संस्कार शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो सम उपसर्ग प्लस कार, सम प्लस कार संस्कार। पुरोहित में उपसर्ग है, पूरा उपसर्ग है इसमें। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, जो हर वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। वहाँ यहाँ अड़ाना माँ। साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इनको भारत भारती पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इनकी यामा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, मैं नीर भरी दुखी बदली, ऐसी बहुत ही मार्मिक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये इनकी जीवनी है जो लिखी है अमृत राय, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन होगा आंसू। आंसू सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण सदैव बहुवचन में, आंसू, प्राण, ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। बाल, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है कहते हैं विशेष। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष कहते हैं। संज्ञा, किसी का नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, मैं, तुम, हम, वह। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? तेज, लेकिन बहुत तेज, तो बहुत क्या होगा? प्रविशेषण। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। युगांत के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 में। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अज्ञेय जी को। अग्नि का तद्भव आग है। मक्खी का तत्सम शब्द मच्छिका। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर। निर्धन का पर्यायवाची निधन का देहावसान। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पे अलंकार हो जाता है यमक। श्लेष जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ हों और वो एक ही बार प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे श्लेष। अनुप्रास निरंतर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उपमा, जहाँ पे सा, सी, समान जैसे वाचक शब्द हैं, यहाँ पे उपमा। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा, यहाँ पे ता व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। शुद्ध वर्तनी का ध्यान चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखा जाए? आशी प्लस बा के ऊपर रा, फिर वा, फिर आशीर्वाद। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी है आधा जा यो, फिर आधा ता, आधा सा और नाम डंडा ज्योत्सना। ये शब्द बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आशीर्वाद, ज्योत्सना, उज्ज्वल। अव्यय का पूरा दूसरा नाम क्या है? तो अभिकारी शब्द। निपात किसे कितने होते हैं? तो निपात 9 होते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कवि वचन सुधा पत्रिका थी। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था पल्लव। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। अंधायुग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। और जो मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास है हिंदी का। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय दोनों से मिलकर बना। पीपरपात सरिस मंडोला। पीपरपात सरिस मंडोला। सरिस यहाँ पे शब्द आ गया है, ये वाचक शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनुमानो जैसे वाचक शब्द आते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील पर मणिफैल पर आतप पड़ो प्रभात। तो जहाँ पे वाचक शब्द आ जाते हैं। यमक जैसे कनक कनक ते सौगुनी। कोई शब्द जितने बार प्रयोग में आए उतनी बार उसका अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति यानी कि प्रेम। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। अब देखते हैं कुछ विशेष व्याकरण रणनीति। कैसे आपको अपना व्याकरण का जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। तो संधि समास ट्रिक से याद करें। कारक चिन्हों को कंठस्थ कर लें। कारक चिन्ह 8 होते हैं। संधि समास वगैरह कंठस्थ कर लें। शुद्ध वर्तनी के लिए निरंतर नए नए शब्दों का अभ्यास करें। साहित्य रणनीति क्या होनी चाहिए? ज्ञानपीठ अकादमी पुरस्कारों की लिस्ट बनाएं, उनको पढ़ें। प्रमुख लेखकों के उपनाम याद करें। लेखकों के उपनाम जैसे प्रसाद किसका नाम है? तो जयशंकर प्रसाद अज्ञे, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, पंत सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनको सबको याद करें। छायावाद के 4 स्तंभों को गहराई से पढ़ें। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।